नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कई बार आपने देखा होगा जब जोरदार भूकंप आता है तो जो उसके बाद के झटके होते हैं वो भी काफ़ी देर तक महसूस किए जाते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। ये आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं दिल्ली के गलियारों में। जो सत्ता के गलियारे हैं उनके खंभे हिल गए हैं। कर्नाटका के चुनाव नतीजों के बाद से नरेंद्र मोदी के चेहरे का पसीना सूख नहीं रहा है। उनके माथे पे जो पसीना है, पसीने की जो बूंदें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अगले कुछ मिनटों में कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये उनके माथे की जो पसीना है उसकी बूंदें क्यों नहीं सूख रही हैं आखिर। ये 5 चीज़ें आपको बताएंगी जो पिछले 10 दिनों के भीतर, आप ये सोचिए कि 13 मई को नतीजे आए, तब से लेकर अब तक 10 दिन भी पूरे नहीं गुजरे हैं कि जिस तरीके से 5 बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसके मद्देनज़र ये माना जा सकता है कि सत्ता के गलियारों के जो खंभे हैं, न सिर्फ कि वो हिल रहे हैं बल्कि उनमें दरारें आती महसूस हो रही हैं। ताबड़तोड़ जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ा फैसला आपको बताऊंगी मैं कि जो दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है, दिल्ली सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए जो अधिकारी थे, जो अफसर थे, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जो ताकत थी वो दिल्ली सरकार को दे दी थी, उसको वापस पलटते हुए अध्यादेश लाया गया। इस बारे में एक्सपर्ट इसको सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 2000 का नोट उसको वापस ले लिया गया है सर्कुलेशन से। सीधे तौर पे आप ये देखिए, पता चलता है कि जो नर्वसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, घबराहट जिसे हम कहते हैं, निर्णय लेने की जो क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आप जब साफ तरीके से सोच नहीं पाते, जब खतरे के बादल मंडरा रहे होते हैं तो सीधे तौर पर फिर सही फैसले नहीं लिए जा सकते। और उसी में महसूस हो रहा है ये 2000 के नोटों का वापस लेना भी। न सिर्फ कि अपने आप में ये बहुत ही इस तरह का एक फैसला है जो आम जनता को फिर से परेशान कर देने वाला है। मई, जून, जुलाई के इन महीनों में कि फिर से वो लाइनों में लगें और फिर से वही नोटबंदी, जिसे बहुत फैंसी तरीके से, ग्लैमरस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मिनी डीमोनेटाइजेशन है। उन लोगों से पूछा जाए कि ये मिनी भी उन लोगों के लिए कितना बड़ा मैक्रो है। तो ये दूसरा फैसले के बाद तीसरा आप देखिए, कानून मंत्री का रातों रात बदला जाना। किरण रिजिजू टॉप मिनिस्टर माने जाते थे नरेंद्र मोदी सरकार के, उनके बदले में अर्जुन मेघवाल को जूनियर मिनिस्टर को बना दिया गया। कानून मंत्रालय का जिम्मा उनको दे दिया गया। और ये क्यों किया गया, इस बात का फैसला क्यों लिया गया, किस मद्देनजर लिया गया, इस बात को भी छिपाया गया। किसी को कानूपाल खबर नहीं लगी जब तक कि ये घोषणा नहीं हो गई कि इन मंत्री महोदय को हटाया जा रहा है। तो क्यों इतने बड़े पद से चुनाव से ठीक 1 साल पहले इतनी बड़ी रद्दोबदल इस वजह से हो रही है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब इस 1 साल में राजनीति कैसे की जाए, कैसे, किस तरीके से जो तमाम तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं उनकी भरपाई कैसे होगी। चौथी बात आप देखिए महत्वपूर्ण, कि प्रधानमंत्री G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा जून के महीने में जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो बाइडेन, वो भी उनको डिनर के लिए बुला रहे हैं। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बन गया भारत। इतना बड़ा बाजार है भारत, क्यों नहीं हर बड़ा देश यहाँ पर आके कारोबार करना चाहता है। और अमेरिका को भी बहुत ज़रूरत है कि चीन के अगर बरक्स देखा जाए, भारत की ज़रूरत है कि चीन के बरक्स, चीन के मुकाबले भारत को खड़ा किया जाए। दूसरी बात, यूक्रेन पर भी ज़रूरत है अमेरिका को कि भारत की मदद की ज़रूरत हो। अब जिस तरह के मैसेजेस पत्रकारों के ज़रिए, जो दरबारी सरकारी पत्रकार हैं, उनके ज़रिए मैसेजेस डाले जा रहे हैं कि जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि भाई, भारत के प्रधानमंत्री तो इतने लोकप्रिय हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। दूसरे महोदय कह रहे हैं, दूसरे देश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। और ये तमाम तरह की जो पब्लिक रिलेशन स्टंट्स जिसे कहते हैं, ये तमाम तरह की जो स्टंट्स दिखाए जा रहे हैं, जो सर्कस में आप देखते हैं स्टंट्स, अलग अलग तरीके से लोग कभी ऊपर सर के बल खड़े होकर, कभी इधर उधर तीरंदाजी करके दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में इतने लोकप्रिय हैं। और अगर इतना काफ़ी नहीं था कि दुनिया की सबसे पुराना जो लोकतंत्र है उसके राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अभी भी उसके राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को बाकायदा ये कह रहे हैं कि आप इतने मशहूर हैं। मैं बताऊंगी आपको पूरा वो मैसेज पढ़ के भी कि क्या क्या कहा उन पत्रकारों ने खासकर। इसके अलावा आखिरी बात आप ये देखिए कि एक छोटा सा पैसिफिक का देश है, इसको कहा जाता है पेपुआ न्यू गिनी। इसके प्रधानमंत्री जब उनका स्वागत करने के लिए नरेंद्र मोदी का वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने एक, मैं कहूँगी, एक इज्जत के सबब एक रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने उनके पैर भी छू लिए। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी
न सिर्फ कि प्रधानमंत्री हैं बल्कि अब वो भगवान बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता थे जिनकी अगुवाई में भारत इतना बड़ा देश बन गया, इतना शक्तिशाली देश बन गया कि अब देखिए दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उन्हें आदर देने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, उन्हें इज्जत बख्शने के लिए अब उनके पैर छू रहे हैं, जो दरअसल भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। अब भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भगवान बन गए। अब ये 5 मैंने आपको ये कदम बताए हैं जिससे सीधे तौर पे ये पता चलता है, तस्वीरों के ज़रिए आप ये देखिए, वीडियोस के ज़रिए इसको देखिए, साफ तौर पे पता चलता है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, टांगें कमज़ोर हो रही हैं और सत्ता के गलियारों के जो ये खंभे हैं न सिर्फ कि हिल रहे हैं बल्कि इनमें दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि अब आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, करे तो क्या करे। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर और ट्रांसफ़र को लेकर जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत मिली थी दिल्ली सरकार को कि अब ये इस पूरे और इसके करीब 10 दिन के भीतर ही आप ये देखिए, ये पूरा मामला तभी का है, कर्नाटका में चुनाव कि जब नतीजे आए उसके बाद का ही मामला है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब नहीं चलेगी इस अध्यादेश के मुताबिक, ये मामला, ये अधिकार, ये शक्ति वापस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सीधे मातहत हैं, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उनको दे दी गई है। यानी कि अभी भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, लेकिन जो हुक्म है वो जारी कर सकती है दिल्ली सरकार, लेकिन जो उसमें फाइनल से है, जो अंतिम शब्द कहेंगे वो कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सीधे तौर पर ये देखिए, आपके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसको इस तरह से माना जाएगा कि जो सत्ता का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा फैसले को अंडरलाइन कर रहे हैं ये एक्सपर्ट्स और कह रहे हैं कि जो ये बाकायदा ये सेटल्ड है पूरे तरीके से, ये लीगल प्रिंसिपल यानी कि कानूनी सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कई मामलों में ये बताया गया है, ये उसका वायलेशन है और सीधे तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी ढांचा है उसकी भी अवमानना है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसका सीधे तौर पर उसकी अवमानना बताया जा रहा है कि वापस अब अधिकारियों के, नहीं वो अधिकारी जिनको ना जनता चुनती है, ना उनको वो वोट करके भेज सकती है उस पोस्ट पर, ना ही वो वोट करके उन्हें हटा सकती है। तो जो जनता के प्रति जो पूरी जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की नहीं है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वो चुनी हुई सरकार की है। लेकिन चूंकि ज़मीन पर सारा काम ये अधिकारी करते हैं, उन अधिकारियों को की पोस्टिंग करने का और ट्रांसफ़र करने का जो पूरा हक है वो दे दिया गया, उसमें जो आखिरी निर्णय है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। तो किस तरह की सरकार हुई, दिल्ली सरकार अपने फैसले कैसे ले पाएगी? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए आप इसमें जो कानून मंत्री की अदला बदली है, सीधे तौर पर जिस तरह से इस पोर्टफोलियो को बदला गया है, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के ये नेता हैं, इनको दिया गया है, दलित नेता हैं ये, इनको सडनली जो दिया गया है इसमें ना तो कोई तैयारी नजर आई, ना ही कोई सफाई पेश की गई, ना कुछ बताया गया कि आखिर इस अदला बदली की वजह क्या हुई। सीधे तौर पे ये पता चल रहा है कि सरकार कोशिश ये कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उसका 36 का आंकड़ा नज़र आ रहा था, तरह तरह के बयान रिजूजू दे रहे थे, साफ तौर पे वो इस प्रथा के, इस ट्रेडिशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो जो नए जजेस हैं उनकी नियुक्ति करें, बल्कि वो चाहते थे कि सरकार सीधे इसकी नियुक्ति कर दे। तो इस मामले को लेकर आपको याद होगा, पुराने जो फॉर्मर जजेस हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि वो एक एंटी नेशनल गैंग बना रहे हैं। इस कदर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना जो भूतपूर्व जज हैं उनके लिए, तो सीधे तौर पर एक टकराव नज़र आ रहा था। और अब चुनाव से 1 साल पहले, अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिक्स, यानी बाहरी तौर पर जो नज़र आ रही है तस्वीर, उसको बदलने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार के। अर्जुन मेघवाल टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो किसी भी तरीके से चंद्रचूड़ झुकते हुए नज़र नहीं आए, किसी भी तरीके से, कितनी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के बयानात के बावजूद। तो अब ये लगता है कि ये साल जिसे कहते हैं एक तरह से संधि या मैं कहूँगी समझौते का साल होगा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच के। देखिए, ये जो मंत्री जिनके चेहरे को देखा गया कि तमाम तरह की कड़ी बयानबाजियां करते थे, उनको हटा दिया गया है। हालांकि मैं इस बात से मानने को पूरी तरीके से इनकार करती हूँ कि किरण रिजिजू कोई भी ऐसी बात कहेंगे जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, अमित शाह को पसंद नहीं है, भाजपा आरएसएस को पसंद नहीं है, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उसको पसंद नहीं है। कोई भी बात वो स्वतंत्र रूप से कहेंगे और एक बार चलिए ऐसा हो सकता है कि कोई बात उन्होंने कही हो और उस बात को नागवार गुजरी हो बाकी जो टॉप लीडरशिप है, लेकिन बारहा लगातार
बार बार जब रिजिजू इस बात को कहते गए तो साफ तौर पे पता चलता है कि स्वीकृति जो है वो उच्चतम स्तर पर ये स्वीकृति नजर आ रही है। अब अगली बात में आती हूँ और बात करते हैं हम जो रिजर्व बैंक के जरिए 2000 रुपए के जो नोट हैं उन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने का जो ऐलान किया गया है। अब आपको ये बताया गया है कि भाई देखिए 30 सितंबर तक आप इन्हें आरबीआई में वहाँ जमा कर सकते हैं, एसबीआई में, और उसके बाद भी लीगल टेंडर रहेगा, यानी उसके बाद भी आपके पास ऐसा नहीं है कि ये नोट खत्म हो जाएगी इनकी अहमियत। उस सब के बावजूद एम के वेणु का ये आर्टिकल आप पढ़िए, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त, मैं कहूँगी कि रिसर्च के साथ उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ कि ये कि अब से लेकर और 30 सितंबर तक लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी, क्योंकि 2000 के जो नोट हैं सर्कुलेशन में अभी वो 3,62,000 करोड़ के नोट हैं। इतनी उनका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो उतनी है 3,62,000 करोड़। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 18,01,000 जो नोट हैं, पीसेस हैं, उतने आपको मिलेंगे 2000 के, और इन सबको जमा करना होगा 30 सितंबर तक। और सीधे तौर पे वे कह रहे हैं कि आम आदमी को तो नुकसान होगा ही, उसको तो परेशानी भुगतनी पड़ेगी ही, लेकिन चलिए आम आदमी को परेशानी भुगतने की आदत है, यही उसका भाग्य है शायद कि इसी तरह की सरकारें उसे मिलेंगी कि एक के बाद एक उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो साफ तौर पर बिना शब्दों को चबाए हुए वो ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन इसमें सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर निशाना है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर किसी के पास 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी अब चुनाव में जा रही है, आप जानते हैं चुनाव में पैसे का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, और पैसे में ही सबसे ज़्यादा भाजपा के पास चूंकि ये सारे रिसोर्सेज हैं, इसलिए बड़ी वजह है कि वो चुनाव जीतने में कामयाब होती है। एम के वेणु यहाँ पर लिखते हैं कि बीजेपी को किस तरीके से एक अपर हैंड यहाँ पे मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से। बिल्कुल गैर पारदर्शी तरीके से, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से बीजेपी के पास तमाम तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, और यही बॉन्ड्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में न जाएं, इसको लेकर भी तमाम तरह की धमकियां और अलग अलग तरीके से उनकी बाह मरोड़ने के तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे जिनको खर्च करके वो चुनाव में अपनी बढ़त बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां या वो कॉरपोरेट हाउसेज जो अपोजिशन को फंड करना चाहते हैं, उनको कैश देना चाहते हैं, वो अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2000 रुपये के नोट में आसानी होती है कि आप उस पैसे को कम जगह में रख सकते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर एम के वेणु कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन पार्टियों का नुकसान है और इसको समझने में किसी को भी भूल नहीं करनी चाहिए। और मैं याद कर रही थी राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि हाउ इज रिप्लेसिंग 10,000 रुपीज नोट्स विद 2,000 रुपीज नोट्स गोइंग टू मेक ब्लैक मनी होर्डिंग अ लॉट हार्डर। उन्होंने पूछा कि कैसे 1000 के बदले अगर 2000 का नोट आ जाता है तो ये कैसे मान लिया जाए कि काला धन जमा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की वो बात पूरे तरीके से सच साबित हो रही है। तो ये जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं पिछले 10 दिनों में, जो बाइडेन का ये मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो एंकर्स ने न सिर्फ ये किया बल्कि बताया कि नरेंद्र मोदी कैसे अब महंगे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अब उनके इतने लाख की घड़ी नहीं है, उतने लाख के जूते नहीं हैं, इतने लाख के कपड़े नहीं हैं, उतने लाख की शॉल नहीं है, बल्कि अब वो रिसाइकिल्ड जैकेट पहन रहे हैं। यानी जो वेस्ट से बना हुआ जो जैकेट है, रिसाइकिल कर रहे हैं कपड़ों को, यानी वो एक बार जो कपड़े पहने जा चुके हैं उनकी रिसाइकलिंग करके ये जैकेट उनका बनाया जा रहा है। और तमाम तरीके से आप ये देखिए, पूरा ये जो कलाज है ये बनाया है ऑल्ट न्यूज़ के ज़ुबैर ने, उनको आप देखेंगे बता रहे हैं। तो सीधे तौर पे आप ये देखिए कि अब जो बाइडेन का मैसेज जो अलग अलग तरीके से एक ही मैसेज को, ऐसा लगता है कि ये मैसेज किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है जिसको भाजपा कवर करने वाले पत्रकार और वो लोग जो कि भाजपा के नज़दीक आना चाहते हैं, पत्रकार जिनका पत्रकारिता से भी कोई ख़ास लेना देना नहीं है, पेशे से वो रिपोर्टर नहीं है बल्कि एंकर ज़्यादा हैं, स्टूडियो में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं हैं उनको विदेशी मामलों को कवर करने वाले पत्रकारों को न भेजकर ये तथाकथित स्टार एंकर्स को भेजा जाता है जिनको एक किसी रत्ती बराबर किसी सब्जेक्ट के बारे में, जो विदेश नीति से जुड़े हुए जो विषय है उसके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं होती, उसके बावजूद इन लोगों को भेजा जाता है। अब ये इनके बीच और सत्ता के बीच बातचीत है कि क्यों इनको भेजा जाता है, सिर्फ ग्लैमर के लिए, लाइमलाइट के लिए, कि या ये लोकप्रिय हैं तो इनकी लोकप्रियता का फ़ायदा प्रधानमंत्री को मिल जाएगा, भाजपा को मिल जाएगा। ये मैसेज है इंडिया मैटर्स। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेल्स पीएम मोदी यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। उसके बाद आप ये देखिए, अंग्रेजी में भी ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद हिंदी में भी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए वाकई एक तरह की समस्या पैदा कर रहा है। अगले महीने वॉशिंगटन में हम आपके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
और हर कोई जो है आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आना चाहता है। मेरे पास तो आप देखिए टिकट तक ख़त्म हो गए हैं और मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप मेरी टीम से पूछ लीजिए, मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हों या मेरे रिश्तेदार हों। आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हर चीज़ पर महत्वपूर्ण एक तरह से असर डाला है। हम कोर्ट को में भी जो कुछ कर रहे हैं उस पर भी, और जलवायु में भी एक मौलिक बदलाव आया है। इंडो पैसिफिक में आपका भी बहुत असर है और आप एक तरह का बदलाव बना रहे हैं। तो ये मैसेज लगातार एक ही तरह का मैसेज ये भेजा जा रहा है। अब यहाँ साफ तौर पे पता चलता है कि अगर ये मैसेज इतना महत्वपूर्ण था तो यूएस मीडिया में क्यों, जो अमेरिका की मीडिया है उसमें क्यों इसको सही से जगह नहीं मिली। ये मैसेज किस तरह से कहा गया, कब कहा गया, कहाँ कहा गया, ऑन रिकॉर्ड कहा गया, क्या विदेश मंत्री ने ये पत्रकारों को बताया कि ये बातें हुई, और अगर इस तरह की बातें हुई तो हू बहू सेम टेक्स्ट सेम बातें कैसे इसी ऑर्डर में भी, देखिए आप ऑर्डर में भी तब्दीली नहीं की गई है, इसी ऑर्डर में इसी क्रम में लगा हुआ ये मैसेज कैसे वहाँ तक पहुँचा। और आखिरी बात अब आपके सामने वो है पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर सत्कार इज्जत बख्शते हुए उनका पैर छू लेना, जिसने एक प्रधानमंत्री को खुदा बना दिया, भगवान बना दिया। मैं समझती हूँ कि अगर एक व्यक्ति अगर दूसरे के पैर छू रहा है और उसमें दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नज़र नहीं आता और दोनों ही अपने देशों के प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें क्या वो व्यक्ति बड़ा है जिसके पैर छुए जा रहे हैं, या वो व्यक्ति बड़ा है जो पैर छू रहा है? मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाना चाहती हूँ। आप फैसला कीजिए, इनमें कौन बड़ा है, जो पैर छू रहा है या जिसके पैर छुए जा रहे हैं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।